हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमैन रैक्शिप पर। आज आपका जो आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ यानी कि 20 जून की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका हम आपको 100% एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो थोड़ी लेट हो गई क्योंकि क्वेश्चन बहुत देर से मिल पाए हैं और उसके लिए प्लीज़ माफ़ी चाहते हैं। आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शंस थे। ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी ऑप्शन था राजा राम मोहन राय, सी ऑप्शन था स्वामी विवेकानंद और डी ऑप्शन था आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। आपका जो ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने की थी, यह इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर था। भाई क्वेश्चन बहुत देरी से मिल रहे हैं, जिनका आज की जो सेकंड शिफ्ट यानी कि 20 की जो सेकंड शिफ्ट है और थर्ड शिफ्ट हुई है, प्लीज़ क्वेश्चन इस पर कमेंट में ज़रूर भेज देना प्लीज़ थे, जिससे मैं जल्दी से जल्दी एनालिसिस करा सकें। और इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में कोलकाता में की थी। ये आप जरूर याद रखना, सन 1828 में। जो अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बाघ गुफाएं किस राज्य में स्थित है, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 4 ऑप्शन थे। ए महाराष्ट्र, बी ऑप्शन था मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन था उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन था आपका राजस्थान। जो आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो आपकी बाघ गुफाएं हैं वह मध्य प्रदेश में स्थित हैं। प्लीज़ भाई सेकंड और थर्ड शिफ्ट वाले अपने क्वेश्चंस कमेंट में ज़रूर शेयर कर देना, जिससे हम जल्दी से जल्दी इसका एनालिसिस करा सकें। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन किया कि बाघ गुफाएं जो बाघ केव्स में स्थित हैं, ये बौद्ध गुफाएं हैं और अपनी सुंदर भित्ति कला के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका निर्माण लगभग 5वीं से 6वीं इस शताब्दी में हुआ था। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि 2024 में आयोजित WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल समिट की मेजबानी किस देश ने की थी। आपका 2024 में किस देश ने मेजबानी की थी, यह पूछा गया है। ऑप्शन थे। ए भारत, बी ऑप्शन था स्विट्जरलैंड, सी ऑप्शन था आपका ब्राज़ील और डी ऑप्शन था आपका ब्राज़ील, सी ऑप्शन था जर्मनी। करेक्ट ऑप्शन था जो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 2024 में WHO की जो मेजबानी की थी, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मेजबानी इंडिया ने की थी। भारत इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया कि WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिकल समिट मेडिसिन समिट 2024 का आयोजन भारत में हुआ था। इसकी मेजबानी इंडिया ने की थी। यह सम्मेलन पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक स्वास्थ्य के प्रणालियों के समन्वय पर केंद्रित था। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि भाई क्वेश्चन ढूंढने में बहुत मेहनत लगी, जिससे आपकी वीडियो लेट भी हो गई। क्वेश्चन था कि भारत की सबसे बड़ी जहाज निर्माण सुविधा कहाँ स्थित है। ऑप्शन थे। ए मजगांव डाक मुंबई, बी ऑप्शन था कोचीन शिपयार्ड कोच्चि, सी ऑप्शन था आपका गार्डन रीच शिपयार्ड कोलकाता और डी ऑप्शन था गोवा शिपयार्ड गोवा। करेक्ट ऑप्शन जो आपका था ऑप्शन नंबर बी कोचीन शिपयार्ड कोच्चि, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। यह कोच्चि केरला में स्थित है। यहाँ बड़े व्यापार जहाज, युद्धपोत और विमान वाहक पोत का निर्माण और मरम्मत की जाती है, ये आप याद रखना। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट वाले क्वेश्चन जरूर इस कमेंट में ज़रूर भेज दें, जिससे हम जल्दी से जल्दी एनालिसिस करा सकें। और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पर हम इसकी पूरी PDF अपलोड आपकी कर देते हैं। क्वेश्चन था किसी खुले हुए प्रोग्राम विंडो को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग की जाती है। ऑप्शन थे। ए Alt+F4, बी ऑप्शन था Alt+F4, सॉरी ए ऑप्शन था Ctrl+F4, बी ऑप्शन था Alt+F4, सी ऑप्शन था Window+F4 और डी ऑप्शन था आपका Shift+F4। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर बी Alt+F4, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। किसी प्रोग्राम को खुले हुए विंडो को बंद करने के लिए Alt+F4 का उपयोग किया जाता है, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये बताया हमने कि Alt+F4 वर्तमान विंडो या प्रोग्राम को बंद करने के लिए किया जाता है। आपका Alt+F4 का उपयोग करते हैं एड शॉर्टकट की का। जो आपका अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया वर्ष 2022-23 में भारत की सीमेंट उत्पादन क्षमता कितनी थी, यानी कि सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी थी, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 4 ऑप्शन थे। ए 450 मिलियन टन, बी ऑप्शन था 510 मिलियन टन, सी ऑप्शन था 594 मिलियन टन और डी ऑप्शन था 700 मिलियन टन। करेक्ट जो आंसर था आपको ऑप्शन नंबर बी 594 मिलियन टन, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो वर्ष 2022-23 में सीमेंट उत्पादन क्षमता यानी कि सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी 594 मिलियन टन थी, आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ये बताया हमने कि वर्ष 2022-23 में भारत की स्थापित सीमेंट उत्पादन क्षमता लगभग 594 मिलियन टन थी। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। सीमेंट उत्पादन
सीमेंट उद्योग भारत में बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण क्षेत्र का महत्वपूर्ण आधार है। सीमेंट तत्व जो आपका 2022-23 में सीमेंट क्षमता 554 मिलियन टन थी, विश्व में दूसरा स्थान था। और जो आपके पहले स्थान पर है सीमेंट प्रोडक्शन में वह है चाइना अब पहले स्थान पर और इंडिया है दूसरे स्थान पर है। जो अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि उड़ीसा भारत भाषा को संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि उड़ीसा जो आपकी भाषा है उसको संविधान में कब दर्जा दिया गया था। ऑप्शन थे ए 1950 में, बी ऑप्शन था 1956 ईस्वी, सी ऑप्शन था 1950 और डी ऑप्शन था 2011 है। करेक्ट जो ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी 1950 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। उड़ीसा को भाषा को संविधान में शामिल किया गया था 1950 में, जब भारतीय संविधान को लागू होने के समय ही उड़ीसा को संविधान में शामिल कर दिया गया था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि उड़ीसा तत्कालीन नाम उड़िया भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय ही शामिल थी। बाद में 96 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा उड़िया नाम बदलकर उड़ीसा कर दिया गया था। पहले इसका नाम उड़िया था, अब बाद में जो आपका 96 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 हुआ उसमें जो आपका उड़िया को बदलकर उड़ीसा कर दिया गया था। ये आप याद रखना। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया, भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा कौन सी है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ऑप्शंस थे आपके 4 ऑप्शंस दिए गए, जिसमें आपका ऑप्शन था ए ऑप्शन था एंथ्रीमाइसिन, बी ऑप्शन था पेनिसिलिन, सी ऑप्शन था नेफ्थ्रोमाइसिन और डी ऑप्शन था आपका एमोक्सिलिन, जिसमें आपका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी नेफिथ्रोमाइसिन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा थी। इसको आप जरूर याद रखना। ये आपके लिए जो आपका इसी को एक्सप्लेन किया कि नेफ्रिथ्रोमाइसिन भारत में विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा थी। इसे बॉकहार्ड कंपनी ने विकसित किया था। यह दवा मुख्य रूप से कम्युनिटी अर्जित बैक्टीरियल निमोनिया जो आपको कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया के उपचार में उपयोग की जाती है। ये आप जरूर याद रखना कि इसको कहाँ उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि भारत की पहली गहरे पानी की ट्रांसशिपमेंट सुविधा यानी कि फर्स्ट डीप वाटर ट्रांसफरमेंट फैसिलिटी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन थे आपके ए तमिलनाडु, बी ऑप्शन था गुजरात, सी ऑप्शन था केरल और डी ऑप्शन था आपका महाराष्ट्र। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर सी केरल इसका एकदम करेक्ट आंसर था। केरल में पहली गहरे पानी की ट्रांसशिपमेंट सुविधा स्थित है। केरल इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये बताया हमने आपको कि भारत की पहली डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट सुविधा जिसको विंजम इंटरनेशनल सीपोर्ट्स में स्थित है। यह बंदरगाह केरल के तिरुवनंतपुरम के पास स्थित है। इसका उद्देश्य भारत को अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर शिपमेंट का प्रमुख केंद्र बनाना है। जो अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A किससे संबंधित है। क्वेश्चन था ऑप्शन थे ए समान कार्य के लिए समान वेतन, बी ऑप्शन था निःशुल्क विविध सहायता, सी ऑप्शन था ग्राम पंचायतों का संगठन और डी ऑप्शन था पर्यावरण संरक्षण। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी निःशुल्क विधिक सहायता इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 39A राज्य को यह निर्देश देता है कि सभी नागरिकों को समान न्याय प्राप्त हो, आर्थिक व अन्य कारणों से कोई न्याय से वंचित न रह जाए। इसके लिए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। ये आर्टिकल 39A था। अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ऑप्शन थे ए कंट्रोल प्लस की, बी ऑप्शन था अल्ट प्लस की, सी ऑप्शन था आपका विंडो की और डी ऑप्शन था आपका शिफ्ट की। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर सी विंडो की का उपयोग किया जाता है। आपको स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए आप विंडो की का उपयोग करते हैं। यही बताया कि विंडो की दबाने पर स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है। ये आप याद रखना। तो जो आपका अगला क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था कि 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित है। ऑप्शन थे ए पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, बी ऑप्शन था नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा, सी ऑप्शन था 8वीं अनुसूची में भाषाओं को जोड़ना और डी ऑप्शन था आपका मतदान की आयु 18 वर्ष करना। जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 8वीं अनुसूची में भाषाओं को जोड़ना। यह आपका 71वां संविधान संशोधन 1992 से संबंधित था। 8वीं अनुसूची में भाषाओं को जोड़ना है। इसी को हमने एक्सप्लेन किया कि 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। पहली कोंकणी, फिर मणिपुरी और नेपाली, यह 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। इसके बाद 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 18 हो गई थी। जो आपकी 14 भाषाएं
मूल संविधान में थी, और आपकी एक 15वीं सिंध थी, और जो 3 भाषाएं ये जोड़ी गई थी, तो आपकी 18 भाषाएं हो गई थी। जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में नई आर्थिक नीति जो आपकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब लागू हुई थी? ऑप्शन थे ए 1985, बी ऑप्शन था 1991, सी ऑप्शन था 1995 और डी ऑप्शन था सन 2000। जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 1991, 1991 आपका एकदम करेक्ट आंसर था। भारत में नई आर्थिक नीति लागू हुई थी 1991 में। यही बताया हमने आपको कि 1991 में भारत में आर्थिक संकट से उभरने के लिए नई आर्थिक नीति यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू की थी। उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। ये भी आप याद रखना। इन सुधारों को एलपीजी रिफॉर्म्स कहा जाता है। एलपीजी में जो एल का फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, बी प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, और जी ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। ये आपके एलपीजी रिफॉर्म कहा जाता है। जैसे इसका फुल फॉर्म है जो आपका एल का लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। यह भी आप याद रखना। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर क्या था? यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। यह क्वेश्चन सही से मिल नहीं पाया कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। बताया है लोगों ने, बताया है कि डीएनए और आरएनए से पूछा गया था, इसलिए हम ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शंस थे आपके ए डीएनए में राइबोज श्रृंखला होती है और आरएनए में डीऑक्सीराइबोज होती है। बी ऑप्शन था डीएनए द्विश्रंखलित यानी कि डबल स्टैंडर्ड होता है और आरएनए समानता एक श्रृंखलित यानी कि सिंगल स्टैंडर्डेड होता है। और सी ऑप्शन था डीएनए में यूरेसिल होता है और आरएनए में थाइमिन होता है। डी ऑप्शन था डीएनए केवल कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी डीएनए द्विश्रंखलित यानी कि डबल स्टैंडर्ड, और आरएनए जो होता है वह एक श्रृंखलित होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर था। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हमें मिले हैं। जितने क्वेश्चन मिले उसने आपका 100% एनालिसिस किया है। एक आपका 1957 से था 1857 से था यानी कि 1857 की क्रांति से संबंधित था। एक क्वेश्चन बता रहे थे कि आपको जो आपकी जितने क्वेश्चंस मिले उसका हमने आपको 100% एनालिसिस किया। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लेना। और प्लीज़ अपने जिसका सेकंड और थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है वह प्लीज़ अपनी वीडियो को अपने क्वेश्चन को कमेंट में ज़रूर शेयर कर दें, जिससे वीडियो बनाने में आसानी हो जाएगी। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।